मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आनंद में हैं। चलिए आज हम लोगों का फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ मुलाकात हो रहा है। आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है कि आज हम लोगों की चर्चा का विषय क्या होगा? मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनकी संशोधित आवर्त सारणी पर चर्चा चलेगी और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के क्या दोष हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं थी, इन सारी चीजों पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। पिछले वीडियो में बेटा हम लोग आवर्त सारणी का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पर चर्चा किए थे। पहला वीडियो इसका पढ़ चुका है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैं मेंडलीव की आवर्तिता का सिद्धांत पर चर्चा किया था। मेंडलीव की आवर्तिता सिद्धांत में क्या कहा गया है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। ये किसका सिद्धांत है? मेंडलीव की आवर्तता का सिद्धांत है। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में जरा इनके लक्षणों के बारे में हम लोग चर्चा करें कि इनके मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद सारणी पर चर्चा करेंगे कि इनकी सारणी कैसे बनाई गई थी। वैसे किताब में बेटा ये सारणी बहुत कम मिलती है। अब ये क्या कहते हैं, इतिहास बन के रह गया है, लेकिन है बहुत मूल चीज। इसको हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। तो चलिए इसमें पहला लक्षण क्या कहा गया है? पहले लक्षण में कहा गया है तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। देखो बेटा, परमाणु जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया? इस सारणी में कुल 8 खड़े कॉलम है। 8 खड़े कॉलम है। 8 खड़े कॉलम हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। देखो बेटा क्या कहा गया कि इस सारणी में कुल 8 खड़े कॉलम है। ऐसे 8 खड़े कॉलम हैं। इन 8 खड़े कॉलमों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यहां देखो, 8वें वर्ग को छोड़कर 8वें वर्ग को छोड़कर शेष वर्गों को ए एवं बी उपवर्गों में बांटा गया है। उपवर्गों में बांटा गया है। देखो बेटा क्या कहें कि 8वें वर्ग को छोड़ दिया जाए तो वर्ग 1 से लेकर के 7 तक के वर्ग को ए बी उपवर्ग में बांटा गया है।
चौथे पॉइंट में क्या कहा गया, 8वें वर्ग में तत्वों को तीन श्रेणी में रखा गया है। तीन श्रेणी में रखा गया है। ये तो कहानी हो गई वर्ग की। फिर उसके बाद जरा देखो 5वें नंबर पर क्या है, इस सारणी में कुल 7 क्षैतिज कॉलम हैं। 7 क्षैतिज कॉलम हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। देखो बेटा क्या कहे कि इस सारणी में ऐसे 7 क्षैतिज कॉलम हैं। इन क्षैतिज कॉलमों को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। राइट। अगला नंबर में क्या कहा गया, चौथे, 5वें, 6वें व 7वें आवर्त में सम एवं विषम श्रेणियां हैं। सम एवं विषम श्रेणियां हैं। इस प्रकार 7 आवर्त में कुल 10 श्रेणियां हैं। 10 श्रेणियां हैं। 7 आवर्त में कुल 10 श्रेणियां हैं। ये इनके क्या है, लक्षण है। इनके क्या है, लक्षण है। अब जरा देख लेते हैं इनकी सारणी बना करके। आप जरा ध्यान दो, इनकी सारणी में ऐसे देखिए 7 क्षैतिज कॉलम है। 7 क्षैतिज कॉलम, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8वां ग्रुप थोड़ा चौड़ा बना देते हैं। फिर यहां जरा देखो क्षैतिज कॉलम कितने हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम इस तरह से 7 है। ऐसे देखो 1 2 3 और यहां देखिए 4, ये 5 6 और 7। ये देखिए, ये इनके सारणी का खाका है। देखिए आवर्त वर्ग कौन कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। ये अब देखो 8वें वर्ग को छोड़कर
इसमें क्या कहा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। यहां जरा देखिए, 1 2 3 1 2 3। ये देखिए 8वें वर्ग में तत्वों की 3 श्रेणियां हैं और बाकी 1 से लेकर के 7 तक के जो वर्ग हैं ए बी उपवर्ग में रखा गया है। आवर्त को जरा देखो, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6वां आवर्त और ये 7वां आवर्त। श्रेणी जरा देख लो, 1 2 इसमें क्या है 4 और 5 दो श्रेणी, इसमें 6 और 7, इसमें यहां पर क्या है 8 और 9 और यहां जरा देखो 7वें में एक ही है, इसमें 7वां नहीं है। ये 3 में, चौथे 5वें 6वें में क्या है आवर्त में सम और विषम श्रेणी है। देखो क्या, ये सम संख्या है तो सम श्रेणी, ये विषम संख्या है तो विषम श्रेणी, ये सम संख्या तो सम श्रेणी, ये विषम संख्या तो विषम श्रेणी, सम संख्या और ये विषम संख्या। इस तरह से जो है ये सारणी इनकी बनी है। तो 7 आवर्त में श्रेणियां कितनी हो गई 10। अब जरा देखो बेटा तत्वों को कैसे रखा गया है। यहां देखिए लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरान 11 है और यहाँ कार्बन 12 है और उसके बाद नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, फ्लोरीन 19 और सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24 और एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, यहाँ देखिए पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। ये तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया है। तो ये क्या है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण और यही मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है जो मेंडलीव अपने हाथों से बना के दिए थे। अब बात ये आती है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। देखो पहली इनकी विशेषता क्या है कि वर्ग के आधार पर इनकी संयोजकता को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग के आधार पर संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं और संयोजकता में अगर संशोधन करना है तो वो भी किया जा सकता है। इनकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इनकी क्या है कि ये तत्वों को जब व्यवस्थित कर रहे थे तो केवल परमाणु भार को एकदम पकड़ के बैठे नहीं थे, परमाणु भार के साथ साथ तत्वों के गुणों पर भी विशेष ध्यान दिए हैं कि कहीं समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में न रख दिए जाए। तो इसके कारण जो है इनकी सारणी में कहीं कहीं परमाणु भार में व्यतिक्रम देखने को मिलता है। परमाणु भार में क्या देखने को मिलता है व्यतिक्रम देखने को मिलता है। अब जरा बताइए इनमें व्यतिक्रम कहाँ है परमाणु भारों में। एक व्यतिक्रम देखो यहां मिल जाएगा, ये कौन है आयोडीन है और ये कौन है टेल्यूरियम है। आयोडीन का परमाणु भार होता है 127, इसका परमाणु भार होता है 127.6। अब जरा बताओ
कम परमाणु भार वाला बाद में रखा गया, अधिक परमाणु भार वाला पहले रखा गया। ये देखो, इनको चिन्हित कर लीजिए, पहले रखा गया। तो व्यतिक्रम पाया गया नहीं पाया गया। ये व्यतिक्रम क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि आयोडीन के गुण क्लोरीन और फ्लोरीन से मिल रहे हैं, इसलिए इनके साथ रखा गया। इनके गुण सल्फर और ऑक्सीजन से मिल रहे हैं, इसलिए इनके साथ रखा गया। तो इनकी दूसरी विशेषता क्या है कि केवल परमाणु भार को ही नहीं ध्यान दिए हैं, उनके गुणों पर भी ध्यान दिए हैं कि कहीं समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में न रखा जाए, न रख दिए जाए, इसका भी ध्यान रखे। तो ये इनकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है बेटा? आप जरा ध्यान दो। मेंडलीव के समय में तत्वों की खोज कितनी हुई थी? तत्वों की खोज हुई थी 50 से 60 या 70। इनकी सारणी में तत्वों को रखने के लिए सैकड़ों तत्वों के लिए जगह है। तो ये बताओ, जगह अगर ज्यादा है, तत्व कम है, तो इनको रखने में परेशानी हुई होगी। लेकिन ये तत्वों को क्रम से रखते गए और जहां जो तत्व नहीं बैठने लायक था उसको खाली जगह छोड़ दिए, और खाली जगह छोड़ करके क्या कहे कि ये तत्व भविष्य में खोजे जाएंगे, ये तत्व भविष्य में खोजे जाएंगे, और जब खोजे जाएंगे तो इनको यहीं रखा जाएगा, यहीं रखा जाएगा। और नहीं तो इनके गुणों की भी भविष्यवाणी कर दी कि इनमें ये गुण पाया जाएगा, यानी इन तत्वों की बाद में खोज होगी और इनके यहां रखा जाएगा। जब खोज होगी यहीं रखा जाएगा, और इनके गुण के बारे में कुछ गुणों की भविष्यवाणी पहले कर दी है ना। अब जरा उदाहरण लेकर के देखो। मेंडलीव के समय में न गैलियम की खोज हुई थी, न जर्मेनियम की खोज हुई थी। सिलिकॉन के नीचे वाले जर्मेनियम की भी खोज नहीं हुई थी, और एल्युमिनियम के नीचे वाले गैलियम की खोज नहीं हुई थी। इसलिए इनके लिए खाली जगह छोड़ दिए कि बाद में इनकी खोज होगी, अब खोज होगी तो इनको यहीं रखेंगे। इनका नाम बेटा, एक नाम इनका जो है भविष्यवाणी पहले में कर दिए कि इसका नाम होगा एका एल्युमिनियम। क्या होगा? एका एल्युमिनियम होगा। इसका नाम पहले में रख दिए क्या? इसका नाम एका सिलिकॉन होगा। क्या नाम होगा? एका सिलिकॉन होगा, है ना। और जब इनकी खोज हुई तो इनको यही जगह मिला, और इनके गुण भी वही पाए गए जो मेंडलीव पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे। तो आप जरा देखो, ये तत्व जो खोजा गया, ये तत्व कौन है? गैलियम। और ये तत्व कौन है? जर्मेनियम। बाद में इनका नाम गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। लेकिन इनकी भविष्यवाणी को पहले ही कर दिए थे। तो पहली विशेषता कि संयोजकता का ज्ञान हो जाता है, संयोजकता में संशोधन भी किया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है कि तत्वों को रखते समय केवल परमाणु भार ही नहीं, परमाणु के गुणों पर भी, तत्वों के गुणों पर भी ध्यान दिए हैं। इसीलिए कहीं कहीं परमाणु भारों में व्यतिक्रम देखने को मिलता है। पक्का। दूसरी चीज क्या है कि इनके समय में कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी, जिनके लिए पहले से खाली जगह छोड़ दिए थे, और उनके नाम और गुणों के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर दिए थे कि इनकी खोज होगी तो इनको यहाँ रखा जाएगा, और फिर इनके नाम ऐसे ऐसे होंगे। क्लियर? तो ये मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी और उनकी विशेषता पर हमारी आपकी चर्चा हो गई। अब हम लोग चर्चा किस पर करेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या हैं। तो इसमें बेटा दोष इनके 9 पॉइंट में है, और एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए और समझते हुए हम लोग चलेंगे। समझ में? देखो बेटा,
वीडियो लंबा हो जाए, नो टेंशन, वीडियो की संख्या बढ़ जाए, नो टेंशन, बट आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि बातें हमें समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं। नॉलेज जो है सुपर ब्रेन में जाना चाहिए, जहां से फिर कभी जीवन में भूले नहीं। तो इनके दोषों पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष, जरा इनके दोषों पर चर्चा करते हैं। बेटा बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए या वीडियो रोक रोक करके भी आप आराम से सारणी बना सकते हैं, लक्षणों को नोट कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है। वीडियो रोक करके नोट करेंगे तो और आसान हो जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। वीडियो एक बार में न समझ में आवे तो 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, 4 बार में देखो, जब तक न समझ में आवे तब तक देखो। समझ में आ गया? जरा देखो यहां क्या है, हम इनके दोष पर चर्चा करते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या है, क्लियर? देखो इनकी आवर्त सारणी में पहला दोष है कि हाइड्रोजन को सही जगह नहीं मिला। हाइड्रोजन को बेटा आज भी सही जगह नहीं मिला है। जब प्रवर्धित आवर्त सारणी पढ़ाएंगे और हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि हाइड्रोजन को तो आज भी सही जगह नहीं मिला है ना। अब क्यों नहीं मिला वहां चर्चा करेंगे, यहां चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उचित स्थान न होना, उचित स्थान न होना। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं है ना। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया, आवर्त सारणी में समस्थानिकों का उचित स्थान न होना, उचित स्थान न होना। अब देखो समस्थानिकों का उचित स्थान काहे नहीं है। अच्छा ये बताओ, समस्थानिक का नाम समस्थानिक इसलिए ही पड़ा है कि वो आवर्त सारणी में एक जगह पर रखे गए हैं। आप जरा ध्यान दो, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहती है कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखेंगे। तो आप जरा बताओ समस्थानिकों का परमाणु भार क्या है, अलग अलग है कि नहीं है। परमाणु भार 1 2 3, तो इनको क्या करना चाहिए, 3 जगह मिलना चाहिए। सारणी में मेंडलीव का किए सबको उठा के एक जगह रख दिए, तो ये दोष है कि नहीं है। दूसरा देख लो कार्बन का, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 है, 13 है, 14 है। तो बताओ परमाणु भार अलग अलग है तो इनको अलग अलग रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। भैया काहे तुम उठा करके इनको इकट्ठे रख दी, दोष हो गया कि नहीं हो गया। इकट्ठे रखना दोष हो गया, क्यों, क्योंकि इनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जरा तीसरा इनका दोष देख लो, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए स्थान न होना। यहां देखो बेटा, उचित की बात नहीं कर रहा है कि उचित स्थान न होना, स्थान में नहीं है कि नहीं। अक्रिय गैसों के बारे में कोनो वर्णन नहीं किए थे, पूछो क्यों, क्योंकि इनके समय में उसकी खोज ही नहीं हुई थी।
अब ये बताओ, जिसकी खोज नहीं हुई थी उसके बारे में ये क्या बताएंगे? बात समझ नहीं लगी? लेकिन जब बाद में अक्रिय गैसों की खोज हुई तो फिर इनको समस्या हुई कि तत्वों को कहाँ रखा जाए, अक्रिय गैसों को कहाँ रखा जाए, फिर इस पर विचार बाद में हुआ। क्लियर? दूसरी चीज क्या कहा गया चौथे पॉइंट में, क्या कहते हैं, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा जाना, पहले रखा जाना। अभी बेटा सारणी में हम समझा के आ रहे हैं कि कम परमाणु भार वाले को पहले, बाद में, और अधिक परमाणु भार वाले को पहले रख दिए। तो यानी परमाणु भारों में जो व्यतिक्रम है ये भी क्या है, एक दोष है। 5वें नंबर पर जरा देखो, सारणी में लैंथेनाइड, सारणी में लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के लिए स्थान न होना, स्थान न होना, ये भी क्या है, एक दोष है। अब देखो बेटा, जैसे अक्रिय गैसों के लिए जगह नहीं था, तो क्यों? क्योंकि अक्रिय गैसों की खोज ही नहीं हुई थी। उसी तरह से लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी की भी खोज नहीं हुई थी, इसलिए इनके लिए भी कोई जगह ये नहीं दिए थे, है ना? फिर उसके बाद जरा देखो 6वें पॉइंट में क्या कहा, असमान गुण वाले तत्वों को, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना, एक साथ रखना, एक साथ रखना। जैसे ए एवं बी उपवर्ग, ए एवं बी उपवर्ग के तत्वों के गुण भिन्न होते हुए भी साथ रखे गए हैं। आप जरा बताओ, ये पहले वर्ग का ए है और बी है, इसके तत्व कौन है? लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इनके गुण। और बी वाले का तत्व कौन है? बी वाले का तत्व है यहां देखो, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये देखिए, इनके गुणों में कोई समानता नहीं है, ये दोनों गुण एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन तब भी इनको एक साथ रखा गया है। इनको दोनों को कहाँ रखा गया? फर्स्ट वर्ग में रखा गया, एक साथ रखा गया है, ये इनका दोष है। 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर क्या दोष है? तत्वों की परिवर्ती संयोजकता, तत्वों की
परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता कहने का मतलब बेटा कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आयरन है 2 और 3 प्रदर्शित करता है, टिन है 2 और 4 प्रदर्शित करता है, लेड है 2 और 4 प्रदर्शित करता है, मरकरी है 1 और 2 प्रदर्शित करता है, कॉपर है 3 भी प्रदर्शित करेगा, 6 भी करेगा, अरे के ऊपर का क्रोमियम 3 भी प्रदर्शित करेगा, 6 भी प्रदर्शित करेगा। मैग्नीज है